स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन लॉज का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन लॉज यदि जानते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो किस रीज़न से प्राप्त होता है और किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं किसी भी अज्ञात यौगिक की संरचना को ज्ञात करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद एब्जॉर्प्शन लॉज, अवशोषण नियम। बेसिक प्रिंसिपल हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि हम किसी भी अज्ञात यौगिक का या किसी भी कंपाउंड के सैंपल का हम पहले स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, और स्पेक्ट्रम प्राप्त जो हमें होता है वो एक्चुअली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी जो रेडिएशंस हैं उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी का फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के विरुद्ध। तो जो हमें ग्राफ प्राप्त होता है, चाहे वो एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्ब रेडिएशन हो या एमिटेड रेडिएशंस हो, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वर्सेस फ्रीक्वेंसी एंड और वेवलेंथ, हम इसका स्पेक्ट्रम में हम ग्राफ प्राप्त करते हैं। और जो हमें स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त होता है उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। तो ये इन लॉज को जानने के लिए हम ये समझना ज़रूरी है कि जो यौगिक की संरचना जो एक्चुअली डिपेंड करती है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कौन सी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य को वो यौगिक अवशोषित करेगा, या वो अवशोषित जो कर रहा है वो कितनी तीव्रता तक कर रहा है उसको। तो ये उसकी संरचना पर एक्चुअली वो डिपेंड करता है। तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से जो प्रकाश के किस विशेष वेवलेंथ का यौगिक द्वारा किस तीव्रता तक अवशोषण हो रहा है, तो ये उसकी संरचना पर डिपेंड करता है। और अगर हमें वो अवशोषित प्रकाश की वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य ज्ञात हो जाती है तो हम अज्ञात यौगिक की संरचना को ज्ञात कर सकते हैं। और पदार्थ के द्वारा प्रकाश विकिरणों के अवशोषण के संदर्भ में जिन नियमों का पालन होता है वह अवशोषण नियम कहलाते हैं। और मेनली इसमें दो नियम हैं जो कि है लैम्बर्ट और बीयर लॉ, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पहले भी देख चुके हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो है जो कि एब्जॉर्प्शन के द्वारा हमें प्राप्त स्पेक्ट्रम देती है, और इसमें जब कोई लाइट किसी अवशोषण करने वाले माध्यम से हम प्रकाश की जब गुजारते हैं तो जो हमें प्रकाश गुजरने के बाद जो उसका स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो जो स्पेक्ट्रम है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। और ऐसे स्पेक्ट्रम में प्रकाशमान जो पृष्ठभूमि है उस पर काली अंधकार में यानी ब्लैक डार्क लाइंस या बैंड्स हमें प्राप्त होते हैं, और ये काली रेखाएं हमें ये प्रदर्शित करती हैं कि प्रकाश का यह भाग माध्यम द्वारा अवशोषित किया गया है। हम पहले भी लास्ट लेसन में देख चुके हैं। और जब विकिरण किसी पदार्थ में से होकर गुजरती हैं तो पदार्थ उन तरंगों का वर्णनात्मक अवशोषण कर लेता है, यानी उसका सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है जो वह स्वयं ताप दीप्त होने पर उत्सर्जित करता है। तो हम यहाँ पर उसकी स्टडी करते हैं और ये कहलाता है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम। और इसका बेस्ट उदाहरण है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल्सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें जब किसी पदार्थ को हम ताप दीप्त तक गर्म करते हैं अथवा किसी गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं तो पदार्थ या गैस विकिरण उत्सर्जित करने लग जाते हैं, यानी जो पदार्थ हैं वो उनकी एमिशंस, रेडिएशंस की एमिशन स्टार्ट हो जाती हैं। और इस विकिरण का यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन करें तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ आई हैव टेकन 3 स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे जगह है, एंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी या अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशंस का वो यूवी विजिबल रेंज के अंदर होता है, और उसका जो इफेक्ट आता है मॉलिक्यूल के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे आता है।
यानी अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में द रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बिटवीन 200 नैनोमीटर्स टू 750 नैनोमीटर्स wavelength of the electromagnetic radiation, and the changes which take place is in electronic level within the molecule. इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका अवशोषण हो रहा है इंफ्रारेड रीजन के अंदर, और जो बदलाव या चेंजेस आती हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल मूवमेंट्स के अंदर आते हैं मॉलिक्यूल के, यानी कंपन और घूर्णन होता है या चेंजेस आते हैं मॉलिक्यूल के। NMR के अंदर एब्जॉर्प्शन रेडियो रीजन में होता है और ये इंड्यूस करता है चेंजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर किसी भी एटम के न्यूक्लियर के अंदर, स्पेसिफिक सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियर के अंदर। तो हम एब्जॉर्प्शन लॉ स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जानने से पहले जिनका जानना बहुत आवश्यक है, दो प्रकार के नियम हैं, लैम्बर्ट्स लॉ एंड बीयर्स लॉ। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं लैम्बर्ट का नियम। जब किसी समांगी अवशोषण माध्यम से एक वर्णी प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो अवशोषण माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये लैम्बर्ट का नियम कहता है। Lambert's law states that when a monochromatic radiation is passed through a solution, the decrease in the intensity of radiation with the thickness of the solution is directly proportional to the intensity of the incident light. Here, let I0 be the intensity of incident radiation and x be the thickness of the solution. हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इस सॉल्यूशन की थिकनेस है, इसको हमने x से डिनोट किया है, और इसको पाथ लेंथ भी कह सकते हैं या इसकी सॉल्यूशन की थिकनेस भी कह सकते हैं। ये इसकी थिकनेस है, मोटाई है, इस जिसमें से ये विकिरण गुजरी। I0 जो है वो आपतित विकिरण है, उनकी तीव्रता है, और ये जो I है ये इस सैंपल एब्जॉर्बिंग सैंपल जो यहाँ पर हमें लिया है, इसमें अवशोषण होने के बाद जो विकिरणें निकल रही हैं उनकी तीव्रता है। और लैम्बर्ट का नियम ये कहता है कि इन विकिरणों की तीव्रता में कमी आती है, और ये जो कमी आती है ये आपतित विकिरणों की जो तीव्रता है उसके समानुपाती होती है, यानी ये I0 के समानुपाती होगी। इसका गणितीय रूप अगर हम देखते हैं तो ये विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के समानुपाती होती है, और ये किसके साथ हो रही है? अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ, यानी हमें लेना पड़ेगा di/dx, यानी जो इंटेंसिटी या तीव्रता है वो I है, और अगर हम इसको di लें, यानी जो सूक्ष्म या अनंत कमी आ रही है तीव्रता के अंदर वो हम di मान रहे हैं, और ये जो कमी आ रही है वो dx में से गुजरने पर आ रही है, यानी सूक्ष्म मोटाई में से गुजरने पर आ रही है। तो जो ये एक वर्णी प्रकाश का जो पुंज गुजर रहा है इसमें से तो अवशोषक माध्यम की मोटाई के साथ विकिरणों की तीव्रता में जो कमी आ रही है, यानी di/dx माइनस di/dx इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पर विकिरणों की तीव्रता में कमी को ये दर्शा रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर आपतित विकिरणों के, या हम ये कह सकते हैं इसको हमें यहाँ पर I0 लेना चाहिए, दिस इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू I0। सो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है विच इज़ k हियर, एंड जो k है यहाँ पर ये समाकलन स्थिरांक है, और जैसे अवशोषण स्थिरांक या एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। और इसके अगर हम इंटीग्रेशन इसका करते हैं या समाकलन करते हैं तो समाकलन हमें एक लिमिट में करना पड़ेगा। तो लिमिट्स हम जो ले रहे हैं वे टेकिंग x
0 से लेकर x इज इक्वल टू L तक। तो इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो I जो कि इसकी तीव्रता है उनको हम देख सकते हैं यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो हमने मोटाई या इसकी जो थिकनेस ली है, पाथ लेंथ ली है, वो राइट हैंड साइड में है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलता है वो मिलता है log बेस टू e यानी ln I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के L। दिस इज log बेस टू e I अपॉन I0 एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस के L। के यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है, अवशोषण स्थिरांक है, और L जो है वो मोटाई है, क्योंकि कंप्लीट जो है लेंथ या पाथ लेंथ जिसको हम कह सकते हैं, दिस इज L हियर। तो इस log बेस टू e को जब हम log बेस टू 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक फैक्टर 2.303 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वी गेट द इक्वेशन 2.303 log I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के L, और 2.303 को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो वी हैव k अपॉन 2.303 इंटू L एंड दिस इज इक्वल टू log I अपॉन I0। माइनस साइन हटाने के लिए इसमें हम जानते हैं कि ये इसका रिवर्स हो जाएगा, I0 अपॉन I हो जाएगा। सो वी हैव log I0 अपॉन I इक्वल टू k 2.30 upon 2.303 into L that we will see further, but this log I0 upon I is actually the absorbance. K upon 2.303 is taken as the absorption coefficient, and so the Lambert's law become absorbance, it is equal to absorption coefficient into the thickness of the path length। यानी Lambert's law का जो डेरिवेशन है वो आप क्लास में देख सकते हैं। व्हाट वी गेट इज एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्बेंस A विच इज log I0 अपॉन I, इट इज इक्वल टू E एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इनटू द पाथ लेंथ। तो दिस इज द Lambert's law। लेट्स बिगिन विद बीयर्स लॉ। बीयर्स लॉ में ये नियम, इस नियम के अनुसार वो ये कहता है कि जब किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को यानी एक वर्णीय प्रकाश के पुंज को किसी अवशोषक माध्यम के विलयन में से गुजारा जाता है, तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ, यानी वो जितनी दूरी तय कर रहा है उसके साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के समानुपाती भी होती है। यानी ये जो कमी आ रही है ये उसकी थिकनेस के साथ साथ यानी पाथ लेंथ के साथ साथ जो विलयन की सांद्रता है उस पर भी निर्भर करती है, और ये किसके समानुपाती होती है। वी कैन से हियर थिकनेस तो यहाँ पे x लिए, यानी वो इंटेंसिटी पर तो डिपेंड करेगा ही, साथ के साथ वो उसकी सांद्रता पर भी डिपेंड करेगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि यदि किसी एक वर्णीय प्रकाश के पुंज को किसी अवशोषक पदार्थ के विलयन में से गुजारा जाए तो अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ विकिरणों की तीव्रता में हुई कमी आपतित विकिरणों की तीव्रता के साथ साथ विलयन की सांद्रता के भी समानुपाती होती है। और अगर हम इसका गणितीय रूप देखें तो वह इस प्रकार से हमें मिलेगा। माइनस DI अपॉन DX जो कि इसकी अवशोषक विलयन में तय की गई दूरी के साथ जो विकिरणों की तीव्रता में कमी आ रही है, सूक्ष्म मोटाई से गुजरने पर सूक्ष्म कमी जो आ रही है तीव्रता में, यानी DI अपॉन DX माइनस, क्योंकि इसमें कमी आ रही है तो माइनस DI अपॉन DX इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन इनटू द intensity. Here we should take it as I0. So this is, you can say minus DI upon DX, it is proportional to concentration and also it is proportional to the I0. जो हम इस पर एक्चुअली इंटेंसिटी ले रहे हैं तो सिंपल I के रूप में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये दोनों पर डिपेंड करती है। ये जो कमी आ रही है इंटेंसिटी में, तो वो किस वजह से आ रही है, उसकी सांद्रता पर भी आ रही है
की वजह से भी आ रही है और उसकी जो तीव्रता है उसकी वजह से भी आ रही है। ये बियर लॉ होता है। और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यदि हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर वी गेट के डैश इंटू सी इंटू आई। सो वी हैव माइनस डी आई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू के डैश सी इंटू आई। नाउ by integrating the equation and taking the intensities on the left hand side, उसको अगर हम लें तो इंटेंसिटी अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं x इज़ इक्वल टू 0, हमें पता ही है कि उस पर x इज़ इक्वल, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं लिमिट्स में, तो x इज़ इक्वल टू 0 से लेकर x इज़ इक्वल टू L तक। और इसको इंटीग्रेट करने पर हमें जो इक्वेशन मिलता है वो मिलता है ln I अपॉन I0 इक्वल टू माइनस के डैश सी इंटू एल। ln मीन्स log बेस टू ई, I अपॉन I0 इज इक्वल टू माइनस के डैश सी इंटू एल। हमने इंटेंसिटीज यहाँ पे दोनों जो हैं ये तो हो गई आपकी जो बाहर निकल रही है एब्जॉर्प्शन के बाद, और ये जो स्टार्टिंग में इनिशियली जो रेडिएशन है उनकी इंटेंसिटी। और जब हम इस log बेस टू ई को कन्वर्ट करते हैं log बेस टू 10 तो वी गेट द सेम फैक्टर 2.303 log I अपॉन I0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस साइन हटा दिया है इसलिए I0 यहाँ पर ऊपर आ गया है। तो 2.303 log I0 अपॉन I इक्वल टू K डैश C इंटू L। So taking 2.303 on the right hand side, we have log I0 upon I equal to K upon 2.303 into C into L. This log I0 upon I is absorbance, as we already know. This K upon 2.303 is equal to E, known as molar extinction coefficient, and it is also denoted by epsilon. It's like this, right? And so we have the complete equation. Absorbance is equal to molar extinction coefficient into concentration into the path length or the thickness of the solution. So this is the Beer's law, which states the absorbance is equal to E into C into L. The molar extinction coefficient, C is the concentration, and L is the path length, जो पूरा पाथ है जिससे कि रेडिएशन गुजरती है। तो दिस इज द बियर्स लॉ। और हम ये जानते हैं कि जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो एक्चुअली हम लेते हैं इस एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के लिए। जैसे हम जानते हैं एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के लिए उसके ले सकते हैं। वी ऑल्सो हैव वी कैन टेक टू दी इंटेंसिटीज एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम एप्सिलॉन ले सकते हैं। सो देयर आर दिस इज हाउ वी कैन गेट द स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में आपको इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें मिलता है, और इसकी स्टडी जो होती है इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं साइंस को, और ये हमें अज्ञात यौगिकों का स्ट्रक्चर या संरचना बताते हैं। क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन होगा किसी भी यौगिक का वो कितनी तीव्रता तक होगा और वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, ये उसकी यौगिकीय संरचना पर डिपेंड करता है। और इस वजह से अगर हमें उसकी वेवलेंथ पता लग जाए तो हम उसकी संरचना को निकाल सकते हैं। और हम इसमें एब्जॉर्प्शन लॉज हर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Now let's see डेरिवेशन जो हमने देखा है ये एब्जॉर्बेंस का ये आ गया है। एब्जॉर्बेंस इट इज़ इक्वल टू E इंटू सी इंटू एल, और इसका जो रिवर्स होता है उसे ट्रांसमिटेंस कहते हैं। एब्जॉर्बेंस वो हुआ जो कि अवशोषण के बारे में बता रहा है, और ट्रांसमिशन वो जो अवशोषण नहीं हो रहा है और जो निकल रहा है। इट विल बी जस्ट द रिवर्स। सो वी कैन से हियर वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज एक्चुअली absorbance, it is equal to minus log raised to n T. T is the transmittance, A is the absorbance. So this is how it is related,
and we have the transmittance P is equal to I upon I0. So they are just the opposite things. Absorbance or transmittance दोनों equal opposite है. और absorbance we can say, if I see from the equation, it is we can see it is also called as the optical density. So it depends on the path length, यानी एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड कर रही है, पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रही है, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है. एंड यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली ये एक स्टडी है उस स्पेक्ट्रम की, उस ग्राफ की, जो कि ग्राफ हमें मिला है एब्जॉर्बेंस या ट्रांसमिटेंस का, किसके विरुद्ध, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के विरुद्ध. So UV and visible spectroscopy is the measurement of absorbance or transmittance of radiation in the ultraviolet and visible region of the spectrum. और UV and visible spectroscopy हम जानते हैं ये किसकी वजह से होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस की वजह से होती है. इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट में इसकी स्टडी करेंगे.